नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं आपके अपने द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी की उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें हम एलटी, केवीएस, एनबीएस और ईएमआरएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो प्रश्न है वह सामान्य अध्ययन और विषय दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के अपने सेशन का। हमारा पहला प्रश्न है इस श्रृंखला में। हमारा पहला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। होम्स का नाम दे रखा है, जेम्स हॉल, कोबर और इसका नाम दे रखा है, और जियो सिंक्लाइन से संबंधित कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, और आपको बताना है कि निम्न में से वह किन चीजों से एसोसिएटेड है, किन चीजों से संबंधित है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हम बात करें होम्स की, तो आपको पता होगा कि होम्स ने भूसन्नतियों के कारण से एसोसिएशन बना रखी है ना। इनका जो सिद्धांत है वो भूसन्नतियों के कारण से संबंधित है। ऐसे ही हम बात करें हॉल की, तो भूसन्नति की संकल्पना से संबंधित सिद्धांत है। कोबर की बात करें तो भूसन्नतियों के इतिहास की अवस्थाओं से संबंधित है, और स्टुअर्ट की बात करें तो भूसन्नतियों के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका क्या सही हो जाएगा भाई? ए का टू। ए का टू कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी और डी में। बी का वन, बी का वन मिल रहा है, टू वन। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जियो सिंक्लाइन किसको कहते हैं? तो सामान्य अगर शब्दों में कहें तो उथला व विस्तृत जलीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? जियो सिंक्लाइन होता है। उथला व विस्तृत जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? भूसन्नति कहलाता है। क्लियर है? तो भूसन्नति जो है वह उथला और विस्तृत जलीय क्षेत्र होता है, और निम्न विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। आप कोबर का नाम सुनते होंगे। कोबर, तो जब आप कोबर का नाम सुनते हैं तो कोबर ने, ये सिद्धांत सबके दिमाग में रहता है प्रायः, कोबर ने क्या कहा था? कोबर ने पर्वत निर्माण के संदर्भ में जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सी भूसन्नति अवस्थित है? टेथीज भूसन्नति अवस्थित है, जिसमें अवसादों का लगातार जमाव हो रहा है। और जब टेथीज भूसन्नति में अवसादों की मात्रा बढ़ती है तो टेथीज भूसन्नति क्या होती है? नीचे की तरफ अवतलित होती है, और इस क्रम में जो आपके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ये दोनों पास आते हैं, और इनके दबाव के परिणाम स्वरूप हिमालय की, कुन्नुल की और किरथर की उत्पत्ति होती है। साथ ही इसके मध्य भाग में तिब्बत के पठार की उत्पत्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपको बताना है। ये कुछ शहर दे रखे हैं, कुछ जगहों के नाम दे रखे हैं, और साथ ही कुछ उद्योग दे रखे हैं। आपको बताना है कि एक्रोन कृत्रिम रबर से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना ना। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो बताइए, एक्रोन कृत्रिम रबर से संबंधित है, ओसाका पोत निर्माण से संबंधित है, मैग्नीटोगोर्स लौह इस्पात से संबंधित है, और बाकू जो है वो तेल शोधन से संबंधित है ना। तो यहाँ आपको पता होगा कि एक्रोन जो है वो कृत्रिम रबड़ के लिए, टायर उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है ना। ये आपका क्लियर है। ओसाका की बात करें तो ओसाका पोत निर्माण से नहीं बल्कि किससे संबंधित है भाई? वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ओसाका किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और इसको क्या कहते हैं? इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। ऐसे ही रूस का मैग्नीटोगोर्स जो है वो किसके लिए संबंधित है? लौह इस्पात के लिए। और अजरबैजान का बाकू जो है, अजरबैजान का जो बाकू है वो किसके लिए संबंधित है भाई? तेल शोधन के लिए। तो आपका गलत क्या हो जाएगा? ओसाका पोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि वस्त्र उद्योग के लिए संबंधित है। ऐसे ही हम बात करें कि मैनचेस्टर कहां पर है, तो मैनचेस्टर जो है आपका वो कहां पड़ता है भाई? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर आपका जो है वो यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम। और यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। सूती वस्त्र के लिए भारत में भी पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहते हैं ऐसे। और अगर उत्तर भारत का कहें तो उत्तर भारत में किसको कहते हैं भाई? उत्तर भारत में हम कहते हैं कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का
मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फुटलूज उद्योग है? फुटलूज उद्योग, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट और लोहा एवं इस्पात। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि फुटलूज उद्योग होता क्या है। देखिए, कुछ उद्योगों की स्थापना के लिए, जैसे अगर आप बात करें, उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ चीजें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कच्चा माल, जैसे श्रम, जैसे परिवहन, बाजार। तो कुछ चीजें उद्योगों के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी उद्योग जो आपके होते हैं उनको आपको अगर चलाना है तो आपके वो उद्योग कहाँ लगाते हैं? मेजरली उद्योग कच्चे माल के क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, या जहां पर श्रम गहन हो। जैसे आप इस्पात उद्योगों को देखेंगे तो बेलाडीला के क्षेत्र में कोई लगा है, कोई छत्तीसगढ़ में लगा है, कोई दामोदर के क्षेत्र में लगा है, तो ये कच्चे मालों के क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योग है ना। लेकिन फुटलूज उद्योग जो होते हैं, इनके लिए आपको ना तो कच्चे माल के संपन्न क्षेत्रों में, ना ही आपको उसके श्रम गहन क्षेत्रों में, और ना ही संकेंद्रण वाले उद्योग संकेंद्रण समूहन वाले क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता होती है। ये फुटलूज उद्योग कहीं पर भी स्थापित किए जाते हैं, कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। इसमें आवश्यकता नहीं है कि आप उनको श्रम गहन क्षेत्रों में अथवा कच्चे माल के क्षेत्रों में अथवा परिवहन के आधार पर लगाएं। तो इसमें वो उद्योग आते हैं जिन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है इजिली। जैसे कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल सेंटर कहीं भी लग सकता है ना, तो आराम से आप कॉल सेंटर स्थापित कर लीजिए। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो आईटी उद्योग है, आईटी सॉफ्टवेयर संबंधित उद्योग, ये भी आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना, तो आईटी उद्योग भी स्थापित हो सकता है। लेकिन लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, इन सबको आपको कच्चे माल के क्षेत्रों में स्थापित करने होगा, इसीलिए फुटलोज उद्योग नहीं होंगे। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कॉल सेंटर, ये सारे आपके क्या होंगे? ये सारे आपके फुटलूज उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फुटलूज उद्योग की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। स्वेज नहर के बारे में आप जानते ही होंगे, कौन सी है? जो भूमध्य सागर को रेड सी से मिलाती है ना, लाल सागर से मिलाती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? सी का बी। भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है ना। स्वेज नहर क्या है? भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। क्लियर है? 4 का डी। बिल्कुल संतोष जी, 4 का डी करेक्ट होगा। पोर्ट शहीद तथा पोर्ट स्वेज, तो यहां पर जो है इसके उत्तरी सिरे पर क्या स्थित है? पोर्ट सईद स्थित है, और यहां पर स्थित है आपका पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की तरफ कौन सा स्थित है, और प्रश्न पूछा जाता है कि लाल सागर की तरफ कौन सा स्थित है। ठीक है, तो सईद जो है उत्तर में है, और स्वेज जो है वो क्या है? दक्षिण में है। अब यहीं पर याद रखिए, इस प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार, तिमसा लेक, ग्रेट विटर लेक, ग्रेट विटर, उसके बाद आपका ग्रेट, सॉरी, लिटिल विटर, लिटिल विटर लेक। तो ये भी क्रम कभी कभार पूछ लिया जाता है। ग्रेट विटर लेक, बिल्कुल संतोष जी, 1869 में 193 किलोमीटर। और इसके कारण क्या हुआ था कि भारत और यूरोप के मध्य जो है दूरी काफी कम हो गई थी। ठीक है, चलिए, तो तिमसा, ग्रेट विटर और लिटिल विटर लेक जो है इन्हीं क्रम में है। ऊपर तिमसा है, फिर ग्रेट विटर है, और फिर लिटिल विटर है। क्लियर है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भौमिकीय चक्र का भाग है? बताइए, कौन भौमिकीय चक्र का, भू रासायनिक चक्र की बात कर रहे हैं हम, कौन भू रासायनिक चक्र का भाग है? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र,
जलीय चक्र अथवा नाइट्रोजन चक्र, क्या होगा करेक्ट? सबको पता है कि संसार में रहने वाले 99.99% जो जीव हैं वो कैसे हैं, कार्बन से संबंधित हैं, यानी कार्बन कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी है, उनका निर्माण भी कार्बन के जरिए हुआ है और कहीं ना कहीं कार्बन उनके लिए उपयोगी है। तो जो कार्बन चक्र होता है वह भूमंडल में हर जगह चक्रण उसका दिखाई पड़ता है। सामान्यतः बात करें अगर जैवमंडल की बात करें तो एक पौधा जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, CO2 ले लेता है। अब उसको क्या करता है, वो तनों में और फलों के तौर पर डेवलप करता है। मान लीजिए उसने फल के तौर पर इसको डेवलप किया। अब उस फल को खाया किसने, मानव ने खाया, तो कार्बन कहाँ पहुंचा, मानव में पहुंचा। मानव ने खाया और फिर मानव जो है जब मर गया तो मरने के पश्चात क्या हुआ, जो डिकम्पोजर है, जो अपघटक है, अपघटकों ने खाया, तो फिर कार्बन का चक्र लगातार चलता रहा ना। अपघटकों ने खाया और पुनः कार्बन जो है वह मिल गया मृदा में। ऐसे ही ज्वालामुखी मान लीजिए है, अगर हम भूमंडल की बात करें तो ये स्थल मंडल में, चाहे जल मंडल में बात करें, चाहे वायुमंडल में बात करें, ये कार्बन का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। जैसे आपने औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, वह एटमॉस्फेयर में पहुंची, यानी वायुमंडल में पहुंची, और वायुमंडल से उसको किसने अवशोषित किया, पौधों ने अवशोषित किया, और पौधों ने अवशोषित किया उसे मानव ने अवशोषित खाया, या किसी और जीव ने, किसी बकरी ने खा लिया, बंदर ने किसी खा लिया, किसी पक्षी ने खा लिया, तो वो चक्रण लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो आपका जो कार्बन चक्र है वो भौमिकीय चक्र का एक भाग है। क्लियर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है, भ्रंश से संबंधित है, बताइए। हॉगबैक, नतिलंब घाटी, ग्रोवेन या समपनति, क्या भाई भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित क्या होगा, तो देखिए जो आपका ग्रोबेन है वो क्या होगा, भ्रंश से संबंधित होगा। ग्रोबेन का निर्माण कैसे होता है, मान लीजिए कोई दो प्लेटें हैं, मान लीजिए कोई एक प्लेट है, उस प्लेट में एक सिरा उसका इधर वाला धंस जाए और एक निचला सिरा इधर वाला धंस जाए, तो जब ये सिरा दोनों धंस जाएगा, और अच्छे से समझिए इसको, एक सिंपल सी कोई प्लेट है मान लीजिए, ठीक है, कोई एक सिंपल सी प्लेट है, किसी कारण से मानिए ये सिरा उठ गया, ये दोनों सिरे उठ गए, तो ये ऐसी कुछ आकृति बनी, कुछ ऐसी आकृति बनी, ठीक है, ये दोनों सिरे उठ गए, बीच वाला सिरा जहां पर था वहीं पर स्थिर रहा, तो यहाँ एक भ्रंश का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहते हैं, ग्रोबेन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्रोबेन कहते हैं। और इसके दोनों तरफ क्या बने, हॉस्ट पर्वत बने, हॉस्ट माउंटेन बने, हॉस्ट पर्वत। अब जब नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो नर्मदा घाटी में 6 का डी, बिल्कुल संतोष जी, 6 का डी करेक्ट होगा। नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी में आप देखेंगे तो वहां ग्रोबेन की स्थिति पाई जाती है और दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे हॉस्ट पर्वतों का निर्माण हुआ है। क्लियर है, तो जब किसी प्लेट की दो सतहें ऊपर उठ जाएं और मध्य वाली सतह स्थिर रहे तो दो सतहों के मध्य जो निम्न भूमि होती है वही क्या कहलाती है, ग्रोबेन कहलाती है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हॉकबैक की बात कर लें। हॉकबैक क्या होता है, इसको सूकर कटक कहते हैं ना, सूकर कटक। तो आप सुअर जो है एक प्राणी होता है सूकर, जब आप उसको देखेंगे तो उसकी पीठ कैसी होती है, उसकी पीठ जो होती है वो काफी तीखी ढाल वाली होती है ना, कुछ ऐसी होती है। ऐसे ही होता है क्वेस्ट्रा, जिसकी एक ढाल तो मंद होती है, एक ढाल तीव्र होती है, क्वेस्ट्रा है ना। हॉकबैक, अब
अपर्दन आदि के कारण कठोर और जो सरल चट्टाने हैं वहां पर अपर्दन आदि के कारण इन सारी संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, भ्रंश से संबंधित है, ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। और ग्राबेन क्या है, एक निम्न तलीय क्षेत्र है जहां पर दो भूमि के दो भाग जो है वो ऊपर उठ गए हैं और वहां पर एक भ्रंश का निर्माण हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, कथन है, और उसके साथ नीचे कारण दे रखा है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है और जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ये आपके प्रश्न है। आपके ऑप्शंस क्या है इसके साथ, कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है आपका कि ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ है आपका कि ए गलत है परंतु आर सही है। हमने कहा कि भाई जितने कथन कारण के सवाल होंगे, कथन पढ़ने के बाद आपको क्या लगा देना है, क्योंकि लगा देना है। अगर ये क्योंकि के साथ जस्टिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि अगर जस्टिफाई उसको कर पा रहा है तो आप जान लीजिए कि चीजें सही। ठीक है, तो बताइए भाई, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है ना, कथन तो सही है, पर्यावरण निश्चित तौर पर अवक्रमित हो रहा है क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। बिल्कुल, जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आप भारत की ही बात देखें, भारत में ही जनसंख्या वृद्धि दर उच्च बनी हुई है ना। अभी तो धीरे धीरे थोड़े से डाउन हो रही है जैसे जैसे विकास क्रम आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी बढ़ रही है। तो जनसंख्या के दबाव के कारण क्या हो रहा है, बिल्कुल पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। जितने लोग हो रहे हैं उतना संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और संसाधनों का सतत उपयोग नहीं हो रहा है। संसाधनों का कैसे उपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है। 7 का ए, बिल्कुल आर ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा संतोष जी, कि भाई पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है और क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन केवल जनसंख्या दबाव ही पर्यावरण को अवक्रमित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ना, अन्य चीजें भी हैं। लेकिन जनसंख्या या लोग उसमें मेजर कारण है। लोग मेजर कारण कैसे हैं, कि लोगों के द्वारा ही संसाधनों का दोहन हो रहा है और संसाधनों का असतत दोहन हो रहा है। मतलब वो इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, जो सतत विकास का सिद्धांत है, जो ब्रेटलैंड कमीशन के आधार पर चीजें डिसाइड हुई थी, कि भाई हम संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा भविष्य के लिए भी बचा रहे। ऐसे नहीं हो रहा है, और ऐसे नहीं हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। तो बिल्कुल जनसंख्या के कारण क्या होता है, पर्यावरण अवक्रमित होता है। इस चक्कर में ए और आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दोनों की सही व्याख्या भी होगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ नदियां दे रखी हैं और नदियों पर निर्मित बांध दे रखे हैं। अब ध्यान रखिए कि ये जो बांध हैं ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, मतलब बहुत बार ये ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कौन से नदी पर कौन सा बांध स्थित है। क्लियर है? तो आपको बताना है कोलोराडो, दामोदर, नील और जाम्बेजी, आसवान, करीबा, पंचेत हिल और हूवर, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए बताइए 8 नंबर का क्या सही होगा। इसमें बहुत सिंपल तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए। विकास तो जानते होंगे, विकास को लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि उत्तर जो है बहुत आसानी से मिल जाए। चलिए बताइए, कोलोराडो, दामोदर, दामोदर को क्या कहते हैं भाई, जैविक मरुस्थल वाली नदी कहते हैं ना, जैविक मरुस्थल। गिरिडीह से लेकर दुर्गापुर तक इसका हालत जो है, यहाँ पर कोई भी जीवन नदी में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। और उसका कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट इसमें इतना ज्यादा मिलाया जा रहा है, और कृषि से संबंधित जो उर्वरक होते हैं, कृषि से संबंधित जो कीटनाशक होते हैं वो भी जाते रहते हैं इसमें, इसी चक्कर में यहाँ जीवन नहीं पनप पाता। नील नदी, व्हाइट और ब्लू नाइल है ना, ये भी प्रश्न बनता है। तो चलिए कोलोराडो, चलो दामोदर देख लो। दामोदर जो है, दामोदर पर आपको पता है कौन सा बांध है, पंचेत हिल है ना। अब बी को 3 से मिलाइए, बी को 3 से कहा, केवल बी कहा 3 से मिल रहा है भाई, बी 3 से दो जगहों पर मिल रहा है, यानी ना तो ए होगा और ना ही आपका होगा सी। ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से कुछ होना चाहिए। अब चलिए एक और मिला लीजिए, नील नदी पर आसवान बांध है, पता है सबको। C1 से कहा मिल रहा है भाई,
B3 से मिले और C1 से, B3 से C1 से, बस इसी से करेक्ट हो गया। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए कहां से मिल रहा है, कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है, हूवर बांध है, और जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है, कैरिबा। ठीक है, तो जाम्बेजी पर करीबा है, कोलोराडो पर हूबर है। दामोदर नदी और उसकी अन्य शाखाओं पर जैसे बोकारो, कोनारो, इन सब पर और सारे भी बांध हैं। दामोदर पर और कौन से बांध है भाई, मैथॉन, मैथॉन बांध, तिलैया बांध, दुर्गापुर बैराज, पंचेत हिल हो ही गया है, बोकारो बांध। ठीक है, ये सारे बांध भी आपके क्या हैं, दामोदर नदी और उसकी संबंधित नदियों पर हैं। 1948 में दामोदर वैली प्रोजेक्ट चला था, दामोदर नदी घाटी परियोजना चला था, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या कहा था, भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई थी, भारत का मंदिर। और दामोदर के विषय में आपको पता ही होगा कि दामोदर को क्या कहते हैं, दामोदर को भारत की राइन कहते हैं ना, भारत की राइन रिवर कहते हैं, दामोदर को ही कोल रिवर कहते हैं, कोल रिवर। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आपको यही बताना है। क्लियर है, चावल तथा गेहूं के उत्पादन में, गेहूं तथा गन्ना के उत्पादन में, चावल तथा गन्ने के उत्पादन में, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में। तो चावल में भाई अगर वर्तमान आंकड़े की बात करें तो कौन है इस समय, तेलंगाना है, यानी ये होगा नहीं। गेहूं गन्ना, चावल तथा गन्ना, गेहूं तथा दाल, दाल में बात करें तो समग्र तौर पर एमपी है। अगर तूर दाल की बात करें, अरहर की बात करें तो कौन है भाई, कर्नाटक है। कर्नाटक क्या है, अरहर की दाल में सबसे नंबर 1 पर कर्नाटक है। गेहूं में यूपी है, गेहूं में कौन है, यूपी है। गन्ना में भी कौन है, यूपी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, आर्थिक समीक्षा जो आपकी है 24-25, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आलू का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है, आलू के प्रोडक्शन में भी क्या है, यूपी। साथ ही दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर 1 पर है। क्लियर है, क्लियर। चलिए, तो गेहूं गन्ने के उत्पादन में, आलू के दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चावल में आपका तेलंगाना है, दाल में आपका क्या है, कर्नाटक है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सदस्य नहीं है आसियान का, शाप्टा का, डब्ल्यूटीओ का, यूनेस्को का, किसका सदस्य नहीं भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। यूनेस्को कब बना था, 1945 में। तो 1945 में जब यूनेस्को बना, तो क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, इस चक्कर में भारत जो है स्वतः ही यूनेस्को का सदस्य हो जाता है। क्लियर है, यानी यूनेस्को में तो भारत है, यहाँ पर तो है। मुख्यालय कहाँ पर है यूनेस्को का, पेरिस में। अभी आपको पता होगा, नया आंकड़ा है कि दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में दर्जा दिया गया है। दिवाली को क्या किया गया है, अमूर्त विरासत में दर्जा दिया गया है। साथ ही योग भी हमारा अमूर्त विरासत है, कुंभ भी हमारा क्या है, अमूर्त विरासत है। ऐसे ही महाभारत और रामायण को भी यूनेस्को में दर्जा मिल चुका है, महाभारत और रामायण को। शहर की बात करें तो कोझिकोड, कोझिकोड को भी मिल चुका है यूनेस्को का दर्जा, है ना। गुड इवनिंग प्रतिमा जी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे, जैसे ताजमहल है आपका, है ना, ये सारे जो हैं यूनेस्को का, जो सॉरी खजुराहो के जो मंदिर हैं, महाबलीपुरम, ये सब यूनेस्को के तहत दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो भारत सदस्य नहीं है पूछ रहा है, भारत डब्ल्यूटीओ का भी सदस्य है ना। 1995 में माराकस समझौते के तहत क्या हुआ था, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, बिल्कुल डब्ल्यूटीओ का सदस्य हो जाएगा। साप्टा यानी सार्क का संगठन है ये, तो सार्क का संगठन है तो
भाई सार्क का जो है भारत सदस्य है, इसीलिए क्या हो जाएगा, भारत जो है शाप्टा का भी सदस्य हो जाएगा। लेकिन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसका भारत सदस्य नहीं। भारत जो है 1967 में निर्मित बैंकॉक घोषणा से जो निर्मित हुआ था आसियान, बैंकॉक घोषणा से निर्मित आसियान का सदस्य भारत नहीं है। क्लियर है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में कौन कौन है भाई, ब्रुनेई है, मलेशिया है, म्यांमार है, कंबोडिया है, ऐसे थाईलैंड है आपका। अभी कैसे आवाज जा रही है प्रतिमा जी बताइएगा, अब कुछ सही जा रही है आवाज, एक बार क्लियर करिएगा कि आवाज कैसी जा रही है। एक बार स्पष्ट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज क्लियर जा रही है। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। यानी भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान से भारत के संबंध अच्छे हैं। आसियान से भारत का संबंध जो है वो काफी अच्छा है। भारत एक पर्यवेक्षक राज्य की तरह पर वहां रहता है, यानी चीजें उसकी व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही होती है। क्लियर है, तो चलिए, आसियान का मुख्यालय अगर कोई पूछेगा भाई कहां पर है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, कहां पर है, जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऐसे सार्क का कहां पर है, काठमांडू में, है ना, काठमांडू में। डब्ल्यूटीओ का कहां पर है, जेनेवा में। ये सब सिंपल से प्रश्न होते हैं, लेकिन हम अगर ध्यान रखें बार तो गलती नहीं होती हमसे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना स्थित है। बाण सागर परियोजना पूछ रहा है ना, किस नदी पर स्थित है भाई, रिहंद नदी पर, सोन नदी पर, कन्हार नदी पर, अथवा नर्मदा नदी पर। चलिए बताइए किस नदी पर स्थित है बाण सागर। ग्यारह का बी, सोन नदी, बिल्कुल। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है भाई, सोन नदी पर स्थित है। हमको पता है कि हमारी जो गंगा रिवर है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है और जाकर कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। पद्मा के नाम से गिर रही होती है ना, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, मेघना के नाम से गिर रही होती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा किस नाम से गिरती है, मेघना नाम से गिरती है ना। और इस पर यहाँ तो आपकी आपकी आके रामगंगा मिल जाती है कन्नौज में, फिर घाघरा आपकी छपरा के निकट मिल जाती है। ऐसे ही यहाँ बूढ़ी गंडक मिल जाती है, बूढ़ी गंडक मिल जाती है, फिर कोशी मिल जाती है, महानंदा मिल जाती है, यहाँ पर आकर आपकी मिल जाती है यमुना। लेकिन अमरकंटक श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, सोन नदी, जो कि सोन नदी जो है पटना के निकट आके गंगा से मिल जाती है। और इसी सोन नदी पर क्या बनाया गया है, बाण सागर परियोजना का निर्माण हुआ है। एक प्रश्न भी बहुत प्यारा सा पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है, बिल्कुल 2525 किलोमीटर इसकी वो है, और ये भारत, उत्तर भारत की जीवन रेखा भी मानी जाती है ना। तो आपकी जो गंगा रिवर है, सोन रिवर है, उसको ये पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सी ऐसी आपके दाएं तट पर मिलने वाली नदी है जो उत्तर से दक्षिण से आकर उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली गंगा की कौन सी ऐसी नदी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। चलिए प्रतिमा जी बताइए कि कोशी की सबसे प्रमुख शाखा कौन सी है। कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रमुख शाखा कौन सी है, तो ये आपकी सोन नदी पर निर्मित है बाणसागर परियोजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कुछ बुक्स दे रखी हैं
और उनसे संबंधित विद्वान दे रखे हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये हम लोग कर भी चुके हैं, रेडजल महोदय की है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ए देमांजो। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी इसी सैंपल की। और एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी विश्लेषणात्मक मानव भूगोल किसकी रचना है भाई? पी हैगेट। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 12 का बी, 12 का डी। फिर संतोष जी बी नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये हैगेट की नहीं है बल्कि क्या है? पीटर एम्ब्रोस की रचना है ना, पीटर एम्ब्रोस की रचना है, ना कि हैगेट। क्लियर है? हैगेट इसका उत्तर नहीं होगा, एम्ब्रोस होगा। बाकी हम लोग एंथ्रोपोजियोग्राफी देख ही चुके हैं, रेडजल महोदय की है। और प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देवांजो की है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी सैंपल की है। और ये जो है आपकी एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का विश्लेषणात्मक अध्ययन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मत्स्य उद्योग से संबंधित है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मत्स्य उद्योग से संबंधित कौन सा है बताना है आपको। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति के विषय में सब जानते हैं भाई, किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, जिसमें सरसों, सूरजमुखी आदि के बारे में बात हुई थी, है ना। 13 का सी, नीली क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, दूध से, है ना। श्वेत क्रांति हमारी किससे संबंधित है? दूध से। हमने बताया था कि 1988 से लेकर अब तक, टिल नाउ, भारत जो है वह दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्लियर है? हम पूरे विश्व का लगभग 25% दूध का अकेले प्रोडक्शन करते हैं। भारत पूरे विश्व के 25% दूध का अकेले प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बस भारत के साथ समस्या क्या है कि फायदा क्यों नहीं हो पाता डेयरी उद्योग वगैरह को? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग जो है वो उतनी उच्च क्षमता की नहीं है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी जो है वो टोटल हमारी लगभग 10% है। अगर भारत की बात करें तो टोटल जो है उसका 10% है। ऐसे यूपी की 6% है। अगर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए तो मान के चलिए कि जो डेयरी सेक्टर है और जो हमारे यहाँ अन्य खाद्यान्न से संबंधित चीजें हैं उसमें भारत बहुत अच्छा अपना योगदान दे सकता है। चलिए, नीली क्रांति जो है वो आपकी मत्स्य उद्योग से संबंधित है ना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? 1970 के दशक की ये शुरुआत है और किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है। हरित क्रांति के बारे में आप जानते ही हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और ये स्वामीनाथन और आपके विद्वान जिनका नाम था, क्या नाम था हरित क्रांति वाले विद्वान का, बताइए। वैश्विक स्तर पर जो विद्वान थे जिन्होंने पौने किस्म के, मैक्सिको से संबंधित थे, पौने किस्म के गेहूं की किस्म विकसित की थी, उनका क्या नाम था? स्वामीनाथन, भारत वाले हैं ना। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, है ना। बॉक्साइट विस्तृत रूप में मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है भाई? असम में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में अथवा राजस्थान में? बताइए, बॉक्साइट विस्तृत रूप में कहाँ मिलता है? असम, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इन्हीं निम्न में से किसमें बताना है आपको बॉक्साइट कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है विस्तृत रूप? एमपी, उड़ीसा, एमपी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश निम्न में से तो मध्य प्रदेश होगा, लेकिन अगर ऐसे बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है तो क्या हो जाएगा वो? उड़ीसा हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है
वो कहाँ पर होता है? ओडिशा में होता है। बिल्कुल प्रतिमा जी, करेक्ट हैं आप। और निम्न में से मध्य प्रदेश जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योग की अवस्थापना मुख्यतः निर्धारित होती है परिणाम संबंधी अर्थमिति से, सरकारी नीति से, परिवहन मूल्य से, अथवा श्रम मूल्य से। वेबर वेबर के जो 3 मूल्य थे, है ना, स्थानीयकरण त्रिभुज का सिद्धांत, औद्योगिक ट्रायंगल जिसको कहते हैं ना, बताइए किस पर आधारित है वो? परिवहन मूल्य से, श्रम मूल्य से, सरकारी नीति से, अथवा परिणाम संबंधी अर्थमिति से। देखिए, एक्चुअल में उद्योग सब पर निर्भर होता है। सरकारी नीतियां किसी देश में कैसी हैं, उद्योग उस पर भी निर्मित होता है। जैसे यूपी ने क्या किया, यूपी ने अपने यहाँ उद्योगों को बढ़ाने के लिए लैंड बैंक योजना शुरू कर दी, गोल्डन कार्ड योजना शुरू कर दी। ऐसे ही यूपी ने अपने यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरू कर दिया, निवेश मित्र पोर्टल शुरू कर दिया, सारथी प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। तो उससे यूपी क्या हुआ, बढ़ा। यूपी का जो औद्योगिक स्तर है वो बढ़ा। तो उद्योग से संबंधित सरकारी नीतियां जो है उद्योग से संबंधित होती हैं। और श्रम मूल्य, श्रम गहनता भी जो है या श्रम से निकटता भी उद्योगों के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन सबसे मुख्यतः जो है, जो वेबर महोदय ने माना था, वो किसको माना था? परिवहन मूल्य से लिया था। इन्होंने कहा था कि उद्योगों का संयोजन ऐसे स्थानों पर होना चाहिए जहां न्यूनतम परिवहन लागत आए, बाजार से लेकर कच्चे माल तक के क्षेत्र की और समूहन के क्षेत्र के 3 आधारों पर इन्होंने बात की और उसमें न्यूनतम परिवहन को इन्होंने आधार बनाया। तो परिवहन मूल्य से संबंधित है ये। हालांकि अन्य सिद्धांत भी जो है, अन्य जो तथ्य हैं वो भी उद्योगों की अवस्थापना के लिए निर्धारित क्षेत्र मानक होते हैं। कच्चे माल के क्षेत्र, साथ ही श्रम के क्षेत्र, साथ ही सरकारी नीतियां कैसी हैं, वहां पर मार्केट कैसा है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपकी वो करेक्ट है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अल्फ्रेड वेबर महोदय का जो था वो किसका था? परिवहन मूल्य से संबंधित था। बिल्कुल भाई, आप लोग करेक्ट जा रहे हैं। 15 का सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई थी? गंगा एक्शन प्लान में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, बताइए। गंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या लाया गया था? गंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु लाया गया था गंगा एक्शन प्लान। जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया था गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। अभी देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये सब कहीं ना कहीं उसी की उपज है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है कि गंगा नदी एक्शन प्लान में सम्मिलित कौन सी नदी नहीं है जो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, सॉरी। क्या होगा? गोमती, दामोदर। बिल्कुल 1985 में आया था ये, 1985। 16 का सी। नहीं, हमने कहा ना कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सबको शामिल करते हुए लाया गया था ये। भाई अगर आपको गंगा का प्रदूषण दूर करना है तो आपको जाहिर सी बात है यमुना को प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि यमुना का जल कहाँ संकेंद्रित होकर पहुंच रहा है? यमुना का जल संकेंद्रित होकर पुनः गंगा में ही पहुंच रहा है, प्रयागराज में जाके मिल रही है। आपको कोशी को प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि कोशी जो है वो लाकर अपना जल किसमें गिराएगी? गंगा में गिराएगी। तो गंगा और उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सब को सम्मिलित करते हुए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। तो इसमें गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है भाई? दामोदर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, दामोदर को इसमें शामिल नहीं किया गया था। फिर आगे चलकर 90 के दशक में दामोदर एक्शन प्लान भी आया, जो दामोदर नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा, कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आप ये इस आधार पर उत्तर करिएगा कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां नहीं। ठीक है, भारत की लगभग 70% नदियां ऐसी हैं जहां पर ना तो आप स्नान कर सकते हैं, ना ही वो पेय योग्य जल है। और धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर इस स्तर तक पहुंचता जा रहा है कि नदियों से, उन नदियों के जल से ना तो कृषि कार्य हो सकेगा, क्योंकि अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो आपकी मृदा में ऐसे औद्योगिक अपशिष्ट आ जाएंगे जो मृदा की उर्वरता को पूर्णतः नष्ट कर देंगे। जरूरी है कि नदियों का क्या हो, शुद्धिकरण हो। उसमें हम आप भी जिम्मेदार हैं। हम आप जिम्मेदार कैसे हैं? हम गए भाई गंगा नदी नहाने, मान लीजिए गए, तो हमने क्या किया कि अपनी श्रद्धा को दिखाते हुए फूल मालाएं ली जिसमें कुछ प्लास्टिक के अवशेष भी थे,
और उनको हमने डाल दिया गंगा जी को। हमको लग रहा है कि गंगा जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसा नहीं है। हम कहीं न कहीं जाने अनजाने में उनको क्षति पहुँचा रहे हैं, उनकी जैविक विविधता को खतरे में डाल रहे हैं, जिससे वहाँ की मछलियाँ, अब ये मान के चलिए कि जितना जीवन है, एक सर्वे में कहा गया 2025 तक जितना जीवन है उससे कहीं अधिक, 2050 तक जितना जीवन है उससे कहीं अधिक प्लास्टिक पहुंच जाएगी समुद्रों में। सोचिए ये हाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है? बताइए, बढ़िया प्रश्न है। कौन सी धारा है जिसका मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव होता है? बताइए। 17 का ए, सोमाली की धारा। चलिए इतना बता ही दिया है तो ये बता दीजिए कि सोमाली की धारा जो है वो कैसी है, गर्म है कि ठंडी है? सोमाली की धारा कैसी है प्रतिमा जी? संतोष जी बताइए। सोमालियन करंट जो है वो क्या करती है? मौसम के अनुसार दिशा परिवर्तन करती है। इसका प्रवाह जो है वह मौसम के आधार पर बदल जाता है ना? चलिए, तो बिल्कुल बताते रहिएगा आप लोग आंसर इसका। ऐसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पूछता है कि भाई महासागरीय धाराएं जो हैं वो किन कारकों पर निर्भर होती हैं? महासागरीय धाराएं किन कारकों पर निर्भर होती हैं? तो महाद्वीपों के बनावट पर निर्भर होती है ना। महाद्वीपों की आकृति कैसी है, जैसे मान लीजिए कि कोई धारा आई और वो ब्राजील से टकराई या साउथ अमेरिका से टकराई, साउथ अमेरिका से टकराकर वो मुड़ जाती है दूसरी दिशा में। ऐसे ही कोई विषुवत धारा आई और वो टकराकर कभी गल्फ स्ट्रीम बन गई, कभी वो ब्राजीलियन करंट बन गई, है ना। चलिए, महाद्वीपों के आकार पर, ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है। तापमान जहां ज्यादा होगा वहां पर जल में प्रसार होगा, जहां जल में प्रसार होगा, जल में प्रसार के कारण क्या होगा, वो जल क्या करेगा, फैलेगा, और वो फैलेगा तो उस स्थान पर रिक्त होगा स्थान, और उस स्थान को घेरने के लिए जो ठंडा जल है वो आएगा, तो एक महासागरीय धारा का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही दाब, जहां दाब ज्यादा लगेगा वहां पर क्या होगा, जलस्तर निम्न होगा, जहां जलस्तर निम्न होगा तो एक नई धारा, एक नया जल जो है वहां पहुंचने का प्रयास करेगा, तो वहां से भी एक धारा का निर्माण हो जाएगा। क्या लवणता भी निर्धारक कारक होती है? क्या महासागरीय धाराओं में लवणता भी निर्धारक कारक होती है? सैलिनिटी, बिल्कुल, है ना। तो लवणता भी एक निर्धारक कारक होती है। तो ये कुछ कारक हैं। ऐसे ही हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा आदि जो है वो महासागरीय धाराओं के निर्धारक कारक होते हैं। सोमालिया के लुटेरे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि डेटम रेखा क्या है? बताइए। डेटम लाइन, सिंपल सा प्रश्न है। भारत तथा चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन। चलिए बताइए, डेटम रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अंश देशांतर से गुजरती है, एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है, वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदल जाती है। आर पार तिथि किससे बदलती है भाई? 180 डिग्री देशांतर, है ना। 180 डिग्री देशांतर आर पार तिथि बदल जाती है। बताइए डेटम लाइन क्या है? 18 का सी, बिल्कुल। डेटम लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है, समुद्र तल से इसका निर्धारण भी किया जाता है ना। बिल्कुल संतोष जी, प्रतिमा जी, करेक्ट है आप। डेटम लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऊंचाई तथा गहराई के अंकन के लिए
जरूरी होती है और इससे एक्यूरेट माप मिल पाती है, यानी अच्छी माप मिल पाती है। क्लियर है? इंटरनेशनल डेट लाइन, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये घाना नहीं बल्कि क्या है, सॉरी बाना नहीं बल्कि क्या है, घाना, जिसकी कैपिटल क्या है, आक्रा। मोरक्को की कैपिटल क्या है, रबात। बताइए क्या करेक्ट होगा भाई? विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है घाना, मोरक्को, जाम्बिया, बेल्जियम। बेल्जियम, जाम्बिया, घाना और मोरक्को, क्या करेक्ट होगा? 19 का ए, प्रतिमा जी 19 का ए। ऐसे देखें वैश्विक स्तर पर तो कौन है तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक? चिली है। कैपिटल क्या है चिली की, सैंटियागो है ना, सैंटियागो। चिली जो है वो विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। क्लियर है? लेकिन निम्न में से पूछा है तो निम्न में घाना नहीं बल्कि जाम्बिया जो है वह अच्छी मात्रा में तांबे का निर्यात करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जाम्बिया हो जाएगा। क्लियर है? जाम्बिया अच्छी मात्रा में तांबे का निर्यात करता है। चिली में आपको पता होगा एक खान है जिसका नाम है च्विक्विक माटा, च्विक्विक माटा, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही चिली में एक शहर है जिसका नाम है अरीका। बताइए कमेंट में, अरीका किसके लिए प्रसिद्ध है? अरीका, चुकविक माटा, बिल्कुल। प्रतिमा जी बताइए अरीका किसके लिए प्रसिद्ध है? और अरीका को ही क्या कहते हैं, घोस्ट सिटी कहते हैं ना, घोस्ट सिटी। अरीका को घोस्ट सिटी के नाम से जानते हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अरीका, चुकविक माटा तांबे के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए अरीका को बताइए भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पता हो तो थोड़ा जल्दी बताइएगा, अरीका किसके लिए प्रसिद्ध है? भूतों के लिए, भूतों के लिए। इसको घोस्ट सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट का खनन होता था। अरिका में किसका खनन होता था, नाइट्रेट का खनन होता था। तो जब कहीं मान लीजिए किसी, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता भी है, तो जब किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर आबादी नहीं रह रही हो और वहां पर कोई बहुत कीमती चीजें मिल जाएं तो उसके निष्कर्षण के लिए लोग वहां पर लाए जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी जगहों से, यानी जहां पर जनता रह रही थी वहां से श्रमिक लाए गए, और श्रमिकों को क्योंकि उत्पादन में यहाँ लगाना है, रोज परिवहन संभव नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ आवास बना दिए जाते हैं और इन आवासों में क्या करते हैं, श्रमिक रहना शुरू कर देते हैं और वहां से फिर अपना परमानेंट काम करते रहते हैं। जैसे 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 फिर वो काम समाप्त होता है तो ये श्रमिक क्या होते हैं, यहाँ से डिपोर्ट होते जाते हैं, यानी यहाँ से हटते जाते हैं। तो ये जो आवासीय संरचनाएं बनी ये रिक्त हो जाती हैं, और इन्हीं रिक्त संरचनाओं को जब आप कोई खंडहर देखते हैं तो क्या कहते हैं भाई, खंडहरों को आप क्या कहते हैं, ये भूतिया महल है ना, खंडहरों को भूतिया महल कहा जाता है। कोई बहुत 100-200 साल कोई नहीं गया हो वहां पर तो आप क्या कहोगे कि भाई यहाँ भूत रहते हैं ना। तो अरीका जो है घोस्ट सिटी है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है? बताइए, मृदा का प्रकार नहीं है। पॉटजॉल, चेरनोजम, पॉटजॉल, चेरनोजम, पेडलकस और लेमोनाइट्स, क्या नहीं है भाई? कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है?
चेनोजम के विषय में सुना ही है, 20 का डी। बिल्कुल संतोष जी, 20 का डी करेक्ट होगा। लेमोनाइट्स क्या है? ये आयरन का ओर है, एक लौह अयस्क है ये मृदा का प्रकार नहीं। क्लियर है? लौह अयस्क है ये, ना कि मृदा का प्रकार। बाकी चेनोजम पॉडजॉल के बारे में आप जानते ही हैं। परिवहन भूगोल सिद्धांत नहीं समझ आ रहा, कोई उपाय बताइए प्लीज। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन में परिवहन भूगोल से प्रश्नों को लेकर आते हैं, तो उसी के साथ प्रश्न भी डिस्कस हो जाएंगे और साथ ही क्या हो जाएगा, साथ ही जो उसके सैद्धांतिक पक्ष हैं उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सिद्धांत भी क्लियर हो जाएंगे और हम प्रश्न भी कर लेंगे, जो आए हुए प्रश्न हैं और जो भविष्य में निर्मित हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, उन पर भी डिस्कशन हो जाएगा। प्रतिमा जी ठीक है? चलिए, तो उसी दौरान हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को आसान किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को और आसानी से समझा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिस्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। मिस्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की बात कर रहा है, इजिप्ट है ना। मिस्र पूछे चाहे नील पूछे, बताइए। उच्च प्रौद्योगिकी निम्न जनसंख्या संसाधन अनुपात है, कि उच्च प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या अनुपात है, कि निम्न प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात है, या निम्न प्रौद्योगिकी निम्न जनसंख्या संसाधन अनुपात है? क्या है भाई? उच्च प्रौद्योगिकी निम्न जनसंख्या संसाधन अनुपात कहां पर होगा? विकसित राष्ट्र होंगे वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ मिस्र प्रकार की पूछा है, तो मिस्र प्रकार में क्या होगा? क्या उच्च प्रौद्योगिकी होगी, उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात होगा, या निम्न प्रौद्योगिकी होगी, उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात होगा? ऐसे ही आप चीन के बारे में भी ले सकते हैं। चीन कब करके पूछता, इवन भारत कभी करके पूछता, तो क्या होता? भारत भी आप इसी आधार पर ले सकते हैं। चीन भारत आदि देश है ना। तो जो मिस्र प्रकार का जनसंख्या संसाधन है, उसके प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या होती है? यहाँ जनसंख्या संसाधन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी जनसंख्या यहाँ पर अधिक होती है। क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है। और ये जहां ज्यादातर जनसंख्या यहाँ निर्वाह कृषि में लगी होती है। किसमें लगी होती है? निर्वाह कृषि में। मतलब वो कृषि कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए कृषि कर रहे हैं, पशुओं को संयोजित करते हुए उसमें, और अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन भजन के लिए क्या कर रहे होते हैं? वो कृषि कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो क्या होता है? निम्न पाया जाता है, यानी तकनीकी का स्तर यहाँ क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है। तो ऐसे प्रदेशों में जहां जनसंख्या निर्वाह कृषि पर डिपेंड होती है और प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है, वो क्या कहलाता है? मिस्र प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश कहलाता है। ठीक है। तो निम्न प्रौद्योगिकी और उच्च जनसंख्या अनुपात, और ज्यादातर जनसंख्या कहां पर डिपेंड होती है? कृषि कार्य में संलग्न होती है। क्लियर है संतोष जी? करेक्ट बताया था आपने भाई, डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है? रिसोर्स बेस्ड उद्योग कौन सा भाई? हल्का इंजीनियरिंग उद्योग, खनिज तेल शोधन, चीनी, या जहाज निर्माण? बताइए। संसाधन आधारित चीनी उद्योग किस पर है? कृषि से संबंधित है ना, और ये तैयार माल से संबंधित है। ये भी तैयार माल से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? खनिज तेल शोधन या अयस्क संबंधित जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं? अयस्क संबंधित उद्योग क्या होते हैं? संसाधन आधारित उद्योग होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है कि खनिज संसाधन जो होते हैं, खनिज तेल शोधन जो होता है, वह संसाधन आधारित रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री होती है। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था? सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था किसने भाई? 22 का बी। बिल्कुल प्रतिमा जी, बी 22 का बी होगा। बताइए सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मतलब कि किसी नदी की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों का जो प्रतिरूप होता है, उन्हीं को सरिता खंड विधि कहते हैं ना। तो इन्हीं के बारे में किसने इसको प्रतिपादित किया था भाई? सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? बताइए।
23 का सी, हॉर्टन। नहीं, हॉर्टन नहीं होगा संतोष जी, स्ट्रॉलर का है ना ये, स्ट्रॉलर का सिद्धांत है जिसमें मुख्य शाखा और उसकी सहायक नदियों के संबंधित वर्गीकरण किया गया था ना। तो किसका है? सरिता खंड विधि जो है वो स्ट्रॉलर महोदय का है ना, स्ट्रॉलर ने किया था इसका प्रतिपादन। चलिए, हम लोग जब नदी प्रतिरूप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर पढ़ेंगे चीजों। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रुको तथा जाओ, रुके, रुको तथा जाओ निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। अल्फ्रेड हेटनर, ग्रिफिथ टेलर, एलडी स्टैम्प या जीन ब्रूनस? जीन ब्रूनस कौन है भाई? रुको तथा जाओ, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है ना। 24 का बी, बिल्कुल ग्रिफिथ टेलर होगा। रुको तथा जाओ, ये प्रश्न हो भी चुका है पहले, रुको तथा जाओ, है ना। ये कहीं ना कहीं जो सतत विकास सिद्धांत की अवधारणा है उसको भी मेल करता है ना। इसमें संभववाद और नियतिवाद के मध्य संतुलन बनाते हुए रुको तथा जाओ सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ टेलर द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हो चुका था ये पहले भी। कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? न्यू इंग्लैंड राज्य में कौन सा नगर स्थित है, बताइएगा। कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है? बोस्टन, शिकागो, मिलवाकी या सेंट पॉल? शिकागो, बोस्टन, मिलवाकी या सेंट पॉल? शिकागो किस झील के तट पर, यह भी प्रश्न पूछा जाता है ना। मिशिगन। 5 जो लेक्स हैं आपकी, जो 5 बृहद झीलें हैं, उन 5 बृहद झीलों में मिशिगन कहां पर है? अकेली यूएसए में है ना, बाकी सभी कहां पर है? कनाडा और यूएसए दोनों की सीमा पर है। शिकागो को ही क्या कहते हैं? यहाँ पता होगा आपको, 1893 में क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना, विश्व धर्म सम्मेलन। इसको हम कसाई नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाई नगरी। यहाँ विश्व के सबसे आधुनिक और सबसे बृहत्तम स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई नगरी। साथ ही इसको क्या कहते हैं? धूम्र नगरी भी कहते हैं शिकागो को, धूम्र नगरी। तो बोस्टन जो है वो आपका किस में स्थित है? न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है। न्यू इंग्लैंड में वैसे 6 राज्य स्थित हैं। न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र है उसमें 6 राज्य स्थित हैं, बिल्कुल विवेकानंद जी। और इन 6 राज्यों में से बोस्टन जो है मैसाचुसेट्स में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसाचुसेट्स। तो मैसाचुसेट्स में आपका बोस्टन स्थित है और न्यू इंग्लैंड राज्य के अंतर्गत वो आता है। संतोष जी, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, है ना। जहां पर उनके वक्तव्यों से अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वो काफी टाइम तक वैश्विक स्तर पर भारतीय परंपराओं और भारतीय धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो बोस्टन होगा, मैसाचुसेट्स में स्थित है। न्यू इंग्लैंड के अंतर्गत 6 क्षेत्र आते हैं। क्लियर है यहीं पर? चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानों में से एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? ये दजला और फरात नदियां है ना, तो कौन सा दजला फरात के संगम पर स्थित है भाई, बताना है आपको। बगदाद, इराक की राजधानी, अबादान, करबला या बशरा? बोस्टन टी पार्टी की घटना, बिल्कुल 1773। और ये बहुत निर्णायक मोड़ रहा था ना अमेरिकी क्रांति के लिए। अमेरिकी क्रांति के लिए बहुत निर्णायक मोड़ रहा था बोस्टन टी पार्टी। 26 का ए क्या होगा? बशरा, बिल्कुल। दजला और फरात नदियों के संगम पर क्या स्थित है? बशरा स्थित है। तुर्की के टोरस पहाड़ से निकलती हैं, टोरस से, है ना, और कहां जाके गिरती हैं?
फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं ये नदियां, फारस की खाड़ी। और इन्हीं नदियों के संगम पर क्या स्थित था? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी इन्हीं नदियों के पास विकसित हुई थी, मेसोपोटामियन सभ्यता ना। तजला फरात, तो बशरा जो है बिल्कुल मेसोपोटामिया सब, प्रतिमा जी करेक्ट है। तो बशरा तुर्की के टोरस पर्वत से निकलती है, फारस के खाड़ी में गिरती है और इसके संगम पर क्या स्थित है? बशरा शहर स्थित है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नहरों की लंबाई नौगम्य नदियों से अधिक है। हाँ, कौन सा ऐसा देश है जहां नहरें जो हैं वो नदियों की अपेक्षा अधिक है? नहरें क्या है? नदियों की अपेक्षा अधिक है। बेल्जियम, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड। क्या होगा भाई? बेल्जियम। इसको जो भी देश है उसको यूरोप का नहरों का देश भी कहते हैं, नहरों का देश। ऐसे सिंपल तौर पर नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं ना। सिंपल तौर पर बात करें, सामान्य तौर पर, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। लेकिन अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के नहरों का देश कौन है? जहां पर नहरों की लंबाई नदियों से अधिक है, बताइए। जहां पर नहरों की लंबाई नदियों से अधिक है, कौन सा है भाई? क्या करेक्ट होगा? नहरों का पाक। हाँ, सामान्य तौर पर तो नहरों का पाक ही करेक्ट होगा, इसमें पाक थोड़ी दिया हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ। नीदरलैंड जो है वो क्या है? यहाँ पर नदियों से अधिक नहरें हैं। अकेले एम्स्टर्डम की बात करें तो यहाँ पर 100 किलोमीटर नहरें हैं और इन नहरों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, आंतरिक परिवहन के लिए उनको यूज भी किया जाता है ना, नीदरलैंड के। और नीदरलैंड में आपको पता होगा कि ये निम्न भूमि का देश भी कहलाता है ना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे निम्न भूमि का देश कहते हैं? निम्न भूमि का देश। और यहीं पर आपको पता होगा पोल्डर, पोल्डर भूमि के बारे में भी बात होती है ना। पोल्डर भूमि जानते हैं? पोल्डर भूमि 27 का डी, बिल्कुल 27 का डी होगा अनुभव जी। हाँ, निम्न भूमि का देश नीदरलैंड को कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि कृषि कार्य करने के लिए एक बांध बना दिया जाता है समुद्र के किनारे। मान लीजिए ये समुद्र है, अब यहाँ बांध बना दिया गया, एक बांध बना दिया गया। अब ये जो बांध है इसके पीछे भी पानी है, इसके पीछे भी जल है, तो इस जल को क्या करेंगे? निकाल देंगे। इस जल को निकाल देंगे और निकालने के बाद यहाँ पर जो भूमि बचेगी उस पर कृषि कार्य किया जाता है। तो नीदरलैंड में पोल्डर भूमि भी पाई जाती है, जो बांध बनाए जाते हैं उनको पोल्डर कहते हैं। और उन बांधों से फिर जो उसका पीछे का जल है उसको निकाल कर वहां एक कृषि कार्य हेतु भूमि प्राप्त की जाती है और फिर उनसे क्या होता है? खेती का कार्य होता है। तो नीदरलैंड होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों में निम्न में से किन ज्यामितीय प्रतिरूपों की सामान्यता पाई जाती है? मतलब सामान्यतः कौन से ज्यामितीय प्रतिरूप पाए जाते हैं ग्रामीण अधिवास में? बताइए। ग्रामीण अधिवास में क्या ज्यामितीय प्रतिरूप मिलता है? चक्रीय, कि वृत्तीय, कि समानांतर, कि आयतीय? कौन सा प्रतिरूप मिलता है? चक्रीय, वृत्तीय, समानांतर या आयतीय? 28 का डी, आयतीय। और लोग बताइए भाई। संतोष जी आपका क्या आंसर होगा? मान लीजिए कोई नदी है, इस नदी के किनारे जो अधिवास पाए जाते हैं रैखिक, कहीं कोई सड़क जोड़ रही है वहां पर वाई प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं ना। मैदानी भागों में समानांतर अधिवास पाए जाते हैं, आयातीय अधिवास पाए जाते हैं। तो ग्रामीण जो अधिवास हैं उनमें मेजरली तो पाए जाते हैं केंद्रीकृत अधिवास। क्या पाए जाते हैं? मेजरली तो केंद्रीकृत अधिवास पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर
एक ई ऑप्शन के तौर पर केंद्रीकृत अधिवास दिया होता तो करेक्ट उत्तर हो जाता केंद्रीकृत, लेकिन क्योंकि केंद्रीकृत नहीं है तो दूसरे नंबर पर आयातीय अधिवास जो है वो आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर आपको क्या मिलता है, आयातीय अधिवास सामान्यतः मिलता है, और केंद्रीकृत अधिवास अधिवास जो है ग्रामीण ज्यामितीय प्रतिरूप में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है कहां पर, सोन नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर अथवा यमुना नदी पर। माता टीला परियोजना कहां स्थित है भाई, सोन पर, केन पर, बेतवा पर अथवा यमुना नदी पर। 29 का सी, बेतवा। बिल्कुल, माता टीला कहां पर स्थित है भाई, बेतवा नदी पर, और ये दो राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है, एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और ललितपुर जो है यूपी का इसमें शामिल क्षेत्र है। क्लियर है? 29 का सी बिल्कुल, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की है, बेतवा। 1958 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत मापक मानचित्र है। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है, कार्टोग्राफी से ये बढ़िया प्रश्न है आपका। बृहत मापक मानचित्र कौन सा है, एटलस का नक्शा, भित्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र अथवा खेतों का नक्शा। क्या करेक्ट होगा भाई, मेरे एमपी की एंड यूपी की। यूपी आपका नहीं है क्या, इस भारत देश में सब भारतीय है ना। खैर क्षेत्रवाद सकारात्मक तौर पर हो तो अच्छी बात है, क्षेत्रवाद जो है वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा में हो तो दोनों राष्ट्रों, दोनों राज्यों, दोनों व्यक्तियों, दोनों क्षेत्रों का विकास होता है। लेकिन अगर यही नकारात्मक तौर पर हो तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये भाषाई विवाद में। जैसे द्रविड़ नाडु, मराठा मानुष की अवधारणा, निम्न चीजों में परिवर्तित हो जाता है ना। तो आप सकारात्मक तौर पर कह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोरखालैंड, फिर आपका खालिस्तान, ये सारी चीजें आती है ना चर्चा में। तो क्षेत्रवाद सकारात्मक तौर पर बहुत अच्छा होता है। चलिए आपकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश है, ऐतिहासिक नगरी है भाई, बहुत अच्छे वास्तुकला के वहाँ पर और प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्य देखने को मिलते हैं। आप भेड़ा घाट देख लीजिए, ऐतिहासिक तौर पर खजुराहो देख लीजिए, है ना। उसके बाद भीमबेटका वगैरह देख लीजिए, जहाँ से आप इतिहास की वास्तव में शुरुआत करते हैं, समझ होती है। भीमबेटका को यूनेस्को की साइट्स में भी शामिल किया गया है, खजुराहो भी यूनेस्को की साइट में शामिल है ना। तो क्या करेक्ट होगा, चलिए बताइए क्या करेक्ट होगा इसमें। एटलस का नक्शा जो होता है, एटलस, ये तो बहुत सूक्ष्म होता है ना, छोटे से क्षेत्र में आपको पूरा दिखा दिया जाता है, तो ये बृहद मापक मानचित्र नहीं होगा। भित्ति मानचित्र, भित्ति मानचित्र जो, सॉरी, भित्ति मानचित्र, मानचित्र जो होता है, भित्ति मैप जो होता है, वॉल मैप जिसको आप कह सकते हैं, वॉल मैप क्या होता है, ये अध्ययन के दृष्टिकोण से होता है। जैसे आप अपने कमरे पर चिपकाए हो सकते हैं, तो क्या होता है वो जो वॉल मैप होता है, भित्ति मानचित्र, ये भी क्या होता है, सूक्ष्मतम होता है, मतलब सूक्ष्म मापक चित्र होता है ना, मानचित्र होता है। स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होता है, स्थलाकृतिक मानचित्र में उतनी स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ये सड़कों, नदियों आदि के बारे में बताता है उतना, लेकिन ये बेहद नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करें खेत के नक्शे की, जो आपके लेखपाल के पास होता है, राजस्व विभाग के पास होता है ना, पटवारी के पास होता है, ये जो खेत का नक्शा है वो एक्चुअल में बृहत मापक मानचित्र में शामिल होता है। इसमें बहुत सूक्ष्मतम चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, एकदम छोटी सी छोटी चीजों को, तो बहुत बृहत स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग होता है मापक के तौर पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं,
बृहत मापक मानचित्र कहते हैं किसको, खेत के नक्शों, ठीक है। तो खेत के नक्शे क्या होते हैं, बृहत मापक मानचित्र की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब बताइएगा अनुभव जी, सही है आवाज, एक बार करेक्ट करिए, आवाज सही है। तो हमारे यहाँ जैसे, हाँ चलिए कुछ आप लोगों को बता देते हैं। हमारे यहाँ पीजीटी और जीआईसी के लिए हमारे ऐप पर प्रतिष्ठा बैच चल रहा है, प्रतिष्ठा बैच चल रहा है ज्योग्राफी के लिए, जिसकी फीस 4500 तो थी, लेकिन आप लोगों के लिए कितनी कर दी गई है, ये मात्र 1800 रुपए कर दी गई है। ये हमारे ऐप पर चल रहा है और आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ एलटी और टीजीटी के लिए जो बैच चल रहा है वो उसकी फीस 3500 थी, लेकिन आपके लिए वो कितनी कर दी गई है, 1400 रुपए कर दी गई है। इसके लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब अगले पर आते हैं। हमारे यहाँ हिस्ट्री के लिए आपके अपने विपिन सर, जो हमारी काफी अच्छी फैकल्टी हैं और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, तो पीजीटी और जीआईसी के लिए उनका बैच जो चल रहा है वो भी 1800 रुपए में मात्र चल रहा है आपके हिस्ट्री के लिए। क्लियर है, ऐप ऐप पर उनकी क्लासेस उपलब्ध हैं और आप यूट्यूब पर भी उनकी क्लासेस को देख सकते हैं, जो एलटी आदि के लिए प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पीजीटी और एलटी के लिए भी विपिन सर द्वारा प्रतिष्ठा बैच लेकर आया जा रहा है। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पीजीटी और जीआईसी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रतिष्ठा बैच चल रहा है रवि सर द्वारा, जिसकी फीस जो है वो मात्र 1800 रुपए है। तो आप इसके लिए भी विजिट कर सकते हैं हमारी साइट्स पर। और फिर आपको पता ही होगा कि भरोसे का प्रतीक हमारी टैगलाइन है, तो आप अगर हमसे जुड़े रह रहे हैं तो हम बिल्कुल बेहतर कंटेंट के साथ, बिल्कुल अच्छे टीचरों के साथ, अच्छी टीम के साथ आपको एक सुलभ और स्पष्ट चीजें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है प्रतिमा जी, कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐप पर क्लासेस रहती हैं तो इसलिए थोड़ा सा समय का वो नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। और आपकी जो परिवहन भूगोल वाली बात थी वो भी हम गौर करेंगे और जल्दी ही उससे संबंधित कुछ चीजें आपके समक्ष उपस्थित होंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतनी देर तक बने रहने के लिए। चलिए तब तक फिर आगे हम लोग आज की सेशन को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और उस अंतिम सूची में अपना नाम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए, जिसके लिए आपके माँ पिताजी और परिवार वाले बहुत दिनों से इंतजार करके बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।